नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समय हो चुका है कार्यक्रम काव्यधारा का, तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को और साथ ही साथ आपको मिलवाते हैं आज एक बहुत ही प्यारे से कवि, युवा कवि, उभरते हुए रचनाकार जो कि हास्य व्यंग में भी लिखते हैं और गीतों से भी अपना परिचय कराते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर स्वागत करते हैं युवा हास्य व्यंग कवि और गीतकार प्रियांशु तिवारी वात्सल्य का। प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस जय घोष की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। प्रियांशु जी, आप एक युवा कवि हैं जी, और ये युवा कवि कैसे इस यात्रा में कैसे निकल पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि हम इस सफ़र पर आगे बढ़ें और आपकी कुछ कविताएं भी सुनें। बिल्कुल। सुस्मित जी, बात उस समय की है जब मैं क्लास 9 से मैं पढ़ रहा था। 9, 10, 11, 12 में मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और वहाँ पर मैं पढ़ रहा था तो सरस्वती विद्या मंदिर का मैं छात्र था। तो वहाँ होता क्या था कि पहले जो होते थे विद्यालयों में एक आता था कवि दरबार नाम का कार्यक्रम होता था। अच्छा। जिसमें हम पुराने कवियों के जैसा वेशभूषा को बना करके और उनका रोल किया करते थे, उनका चित्रण किया करते थे और उनकी कविताओं का वाचन किया करते थे। अच्छा। तो मेरे विद्यालय में मुझे ये सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ और मैंने दिनकर जी की कविताएं पढ़ी। तो वहाँ से दिनकर जी की पढ़ी तमाम कवियों की कविताओं को मैंने उनके रूप में, उनके वेश में जा करके पढ़ा बन करके। तो वहाँ से मुझे, जब मैंने जयशंकर प्रसाद जी का किया और रामधारी सिंह दिनकर जी का किया, तो दिनकर जी की कविता मेरे पास जब मुझे आया वो रोल करने के लिए तो मुझे मिला। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा रुचिकर लगा वो। फिर मैं धीरे धीरे कविताओं को पढ़ने लगा और फिर वहीं से फिर उन कविताओं को मैं विद्यालय में पढ़ने लगा। तो एक बार किसी ने मुझसे कहा कि ये कविताएं खुद लिखते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद तो नहीं लिखता, मैं दूसरों की कविताओं को पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा यार मुझे खुद लिखना चाहिए। वो एक टर्निंग पॉइंट हाँ, हुआ टर्निंग जहाँ से पॉइंट, आपको लगा कि हाँ, कुछ मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। तो फिर मैंने एक कविता पहले लिखी हाँ। और उसको सुनाया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। हालांकि उस कविता में ऐसा था कि मैंने जो कुछ पढ़ा था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो वो कच्ची पक्की कविताएं जो उस समय की होती है, छंद बहर मीटर आपको पता नहीं होता, बस आप लिख देते हैं मन के भाव। बिल्कुल। तो ऐसी कविताएं हुई और फिर धीरे धीरे ये काम शुरू हो गया और इस तरह से आप निकल पड़े इस काव्य यात्रा में। जी। अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि आपने अपनी शुरुआत ही जो आपकी हुई उसमें आपने उन साहित्यकारों को पढ़ा जिनको पढ़ने की बात कही जाती है, जिनसे सीखने की बात कही जाती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उनको पढ़ा और इस तरह से यात्रा शुरू की। तो हम चाहते हैं इस यात्रा पे हम आगे बढ़ें, क्यों ना यहाँ पर आपकी कुछ रचना हमारे साथियों तक पहुँचे। हाँ, मैं एक कविता आपको, एक गीत सुना देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बात उस समय की चल रही है। हाँ। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। क्या होता है कि हमारे सपने जो होते हैं हाँ। वो हमको, जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ। मैं बेसिकली सीए की तैयारी कर रहा था। अच्छा। हाँ, और सीए की तैयारी कर रहा था तो फिर मैं लखनऊ आ गया और मेरा 12th कंप्लीट हुआ। आफ्टर 12th मैं सीए की तैयारी करने के लिए लखनऊ आ गया और पढ़ाई आगे करने के लिए। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे लगातार प्रोग्राम थे, मैं कोचिंग वगैरह क्लास वगैरह नहीं कर पा रहा था। तो मुझे उस समय लगा कि यार मुझे अब चुनना पड़ेगा। अब दो रास्ते हैं मेरे पास, एक तो पढ़ाई का रास्ता है, दूसरा एक कविताओं का रास्ता है। तो फिर मैंने कविता को चुना। ये बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, पढ़ना मतलब पढ़ाई तो सब कर रहे हैं। हाँ। मुझे कुछ ईश्वर ने अलग अगर कुछ दिया है, माँ शारदा ने कुछ अलग दिया तो मुझे करना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे इसी रास्ते पे चला। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, इसी जद्दोजहद का ये गीत है। क्या बात है, स्वागत है। हर कहानी में कहानी देख कर, हर कहानी में कहानी देख कर, हर कहानी में कहानी देख कर, वाह, हर कहानी में कहानी देख कर बुझ गई है प्यास पानी देख कर। क्या बात है, वाह वाह। बुझ गई है प्यास पानी देख कर। बंद सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि आवरण को देख करके कथ्य को भूले सभी। क्या बात है, आवरण को देख कर कथ्य को भूले सभी। आवरण को देख करके कथ्य को भूले सभी। झूठ इतना था प्रसारित, सत्य
सत्य को भूले सभी, वाह। रुक गए पग राजधानी देख आहा। कर, बुझ गई है प्यास पानी देख कर। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, स्वागत है। क्या हो रहा है हम्म। कि वेश धर कर पुण्य का अब पाप हावी हो रहे हैं, आहा। वेश धर कर पुण्य पुण्य का अब पाप हावी हो रहे हैं, वर यहाँ मिलते नहीं है श्राप हावी हो रहे क्या बात है, वाह हैं, वाह। धर्म की होती है ग्लानि देख कर, वाह। बुझ गई है प्यास पानी पानी देख देख कर। कर। वाह, बहुत सुंदर, बड़ा मजा आया आपके इस गीत को सुन करके। और बड़ा अच्छा लगता है आपको जब हम देखते हैं, आपके काव्य पाठ से जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो आप मंचों पर भी सक्रिय हैं, जी। आप मंचों पर जाने पहचाने लगे हैं। जी। कैसा लगता है जब आप मंचों पर जाते हैं? जब देखिए सुस्मित भैया, आप भी जानते हैं कि जब आपका जो सपना होता है, हाँ हाँ। कई बार मैं जब पहले सोचता था कि मैं ऐसे हजारों की महफिल है बिल्कुल। और मैं उस महफिल में खड़े होकर के अपने गीत को गुनगुना रहा हूँ, पब्लिक खूब तालियां बजा रही है, ये मेरा सपना था। सपना था। मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि ये कोई कहने की बात नहीं, मैं रातों को मैं ये सपने देखता था मैं। और माँ शारदे की कृपा से जब आजकल ये सपना सच होता है, मैं हजारों की महफिल में खड़ा होता हूँ और मैं जब गाता हूँ कि मैंने तुमको गाया है, तो पूरी पब्लिक गाती है मैंने तुमको, तो बड़ा अच्छा लगता है। और लगता है कि हाँ, अगर इस चीज़ का मुझे मलाल नहीं हुआ कि कभी मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया। वाह। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया बहुत अच्छा किया और इससे अच्छा कर सकता हूँ मैं। क्या बात है। हाँ। तो आपने अभी शुरुआत करी है इस सफ़र की, और इस सफ़र में अभी कुछ ही समय हुआ है, तो ऐसे में आप क्या सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इस क्षेत्र में कहाँ तक जाना है, क्या करना है? देखिए, हिंदी कविता जो मेरा, मैं आपको एक छंद भी इसके बाद सुनाऊंगा। हिंदी कविता, जो लोग कहते हैं ना कि ये पुरानी परंपरा है, हिंदी कविता क्या है कविता, और जो आजकल के मैं देखता हूँ कि जो नए लड़के हैं वो रैप की तरफ भागते हैं, रैप की तरफ भागते हैं, वो पश्चात जो संस्कृति है उसकी तरफ। हाँ, म्यूजिक भी वैसा नहीं है, कविता नहीं, कविता नहीं, देखिए है। हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ भाग रहे हैं। पर होता क्या है कि जो वास्तविक हिंदी कविता है, अगर आप उसको एक बार सुनेंगे, मैं यही कहता हूँ कि कविता एक अफीम है, जिसको एक बार चखा दो फिर उसको लत लग जाती है इस चीज़ की। क्या बात। हाँ, तो ये मैंने देखा है कि अगर एक बार जिसको मैं सुना देता हूँ वो कनेक्ट तो हो जाता है, यानी कविता में कुछ तो ऐसा है। बिल्कुल। तो बस जोड़ने की दिक्कत है, उसको प्रसारित करने की दिक्कत है, जो मुझे लगता है कि जय घोष और आप कर रहे हैं, नए लोगों तक कविता को पहुंचा रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, और मैं खुद भी प्रयास करता रहता हूं कि मैं नए लोगों तक कविताएं पहुंचाऊं। मैं जैसे जाता हूं, अभी मैंने MIT गोरखपुर में किया, फिर मैं कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, रहता हूँ काव्य पाठ के लिए। तो वहाँ मेरा ये रहता है कि मैं कैसे जोड़ पाऊँ नई पीढ़ी को अपनी इस कविता से। मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ, मैंने इसी जद्दोजहद में एक छंद लिखा था, इसी भूमिका को लेकर एक छंद लिखा था। मुझसे मेरे मित्र कहते हैं कि प्रियांशु तुम ये सब क्या कर रहे हो। जैसे अभी मेरा एक दोस्त पेरिस में उसका वो हुआ, वहाँ पर चला गया, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। वास्तव में मैं सोचता हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन मुझे लगता नहीं मैंने सही किया। और क्यों सही किया, हम कौन सी परंपरा से किया, जिस परंपरा में सबसे बड़े रचनाकार हुए तुलसीदास जी, बिल्कुल, जिनकी रचनाएं एक वनवासी को, जिनकी रचनाएं भगवान बना देती हैं, ऐसे परंपरा में मुझे तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं इस फील्ड में कैसे आ गया। और इतनी बड़ी लाइन है ये, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जहाँ पुण्य पुरुष हुए, ऐसी कविता की इस परिवार में होना बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है। तब मैं 4 पंक्तियां एक छंद आपको सुनाता हूँ, स्वागत। कि कविता पुनीत हव्य, जो लोग पूछते हैं ना क्या है कविता, क्या है कविता? कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, वाह, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। हाय हाय हाय, वाह। कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है रुबाई है। वाह वाह वाह। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविताई है। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ इसी क्रम की। स्वागत।
एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, इस पूरी जय घोष की टीम से और जितने लोग जय घोष पे सुन रहे हैं, बिल्कुल, कि मानस के छंद, गीत सुर ठान निबंध सब आहा, घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। मैं वाह, एक बात वाह। कहता हूँ कि जिसने मानस को पढ़ लिया, जिसने रामचरित मानस को पढ़ लिया, उसने अपने जीवन में इस जीवन को धन्य कर लिया, क्योंकि उससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु उस बिल्कुल पुस्तक कोई से बड़ा और कुछ नहीं नहीं है। बिल्कुल। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मानस के छंद, गीत सुर ठान निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। वाह, और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। वाह, तुलसी बिहारी मातु मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा इनको बताइए। आहा, तुलसी बिहारी मातु मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा इनको क्या बताइए। बात, करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। क्या बात है, वाह, क्या बात ये है। चीज़ है। आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। तो ये जो कविता सुनाने की बात आपने कही है और पीढ़ियों की बात कही है, आप एक युवा हैं और आप युवाओं के बीच में जाते हैं। आपने भी कुछ देर पहले बताया कि तमाम विश्वविद्यालयों में भी आपका जाना होता है, जाना हुआ भी है। जी ऐसे में वहाँ सब यंगस्टर्स होते हैं, नए नए विद्यार्थी होते हैं। जी उनके बीच में आप जब जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप जो हमारा ये साहित्य है जी। उसको, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कितना आगे तक ले जाने में सक्षम है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सुस्मित भैया, मैं एक बात कहता हूँ कि आप जब ऐसा कुछ सुनाएंगे कि जो कि सामने वाले को कनेक्ट करेगा, तो वो बेशक उसको सुनेगा। और युवा पीढ़ी इस साहित्य, आप देखिए आजकल टिकटॉक पे या सॉरी इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कि मुझे तो लगता है कि हिंदी का और प्रसार हो रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदी कम सिमट रही है, ऐसा नहीं है। हिंदी का प्रसार हो रहा है, कविताओं का प्रसार हो रहा है। आप देखिए पहले के ज़माने में कवि जो है रबड़ की चप्पल और झोला लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेता था। बिल्कुल। पर आज के दौर में डॉक्टर कुमार विश्वास और मनोज मुंतशिर, तमाम ऐसे बड़े कवि हैं जिनको देखकर आप लगिए ऑडी और BMW से चल रहे हैं, तो लगता नहीं यार कविताओं का भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत उज्जवल भविष्य हो रहा है। अब आप देखिए इंस्टाग्राम पे आप सर्च करते हुए हर 10 में से 5 रील तो ऐसी होती है जो शायरी की होती है, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो और शायरी का जो कविता का फील्ड है वो बहुत बड़ा हो रहा है। ये आगे चल के बहुत बड़ा फील्ड होगा, तो इसमें युवाओं का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और हम जैसे जो अभी मैं 22 साल का हूँ और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं कविता पढ़ने के, रात में बिल्कुल, मतलब तमाम जहाँ जाता हूँ मैं, तो इसका फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है। और कविताओं का फील्ड, कविता का जो भविष्य है ना, बहुत उज्जवल है। बस इसको ज़रूरत है कि इसको सामने वाले से, जैसे मैं आपको एक मुक्तक सुनाता हूँ। देखिए जब आप, जैसे कोई सामने वाला आदमी है, आप उसको एक बार अपने टोन, उसके टोन में आप कुछ कहिए, वो आपकी बात को जब सुनने लगे, जब आपको आपके लायक वो हो जाए श्रोता, तो आप उसको कुछ ऐसा सुना दीजिए जो कि उसके माइंड में रहे कि यार इस आदमी ने क्या सुनाया। बिल्कुल। तो मैं पहले कनेक्ट करने के लिए मैं पहले उनकी बातें करता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। अच्छा, वाह। कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। रहे थे साथ जिसमें भी, वो सब मंजर बदलना था। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था, तुमको तो महज नंबर बदलना था। तो ऐसी बातें सुना करके मैं पहले उनको कनेक्ट करता हूँ। आप कनेक्ट होते हैं लोगों से। कि मैं उनके मन की बात कह रहा हूँ। फिर मैं उनको ऐसी कोई बात सुना देता हूँ जो उनको सोचने में मजबूर कर देती है कि यार ये हिंदी साहित्य है, ये हमारी साहित्य की विधा है, पहुंच है। हाँ, ये पहुंच है हिंदी साहित्य की। तो ऐसे अपने दोनों काम हो जाता है कि उनका भी काम हो जाता है, अपना भी काम हो जाता है। क्या बात है मित्रों, यहाँ पर इन्होंने एक तरीका बताया कि अगर हम हिंदी से कनेक्ट होना चाहते हैं और जो उसमें उतरे हुए लोग हैं, तो उनको पहले लोगों के मन की बात कहनी होगी। मुझे लगता है शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। जी। पहले हम उनके मन की बात कहें और उसके बाद उनको अपनी तरफ मोड़ें, तो वो इस रास्ते पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने। अच्छा, आपने अभी जो पढ़ा ये कुछ हास्य का पुट लिए हुए था। उसके पहले आपने गीत पढ़ा, यानी आप हास्य भी लिखते हैं और गीत भी लिखते हैं। इन दोनों में से आपका मतलब जो होता है ना, एक पहला शौक, एक पहला मतलब वो होता है, तो वो क्या है आपका? हाँ। देखिए सुस्मित भैया,
होता क्या है कि एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब नोबेल पुरस्कार उन्होंने पा गए वो, तो उनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप गीत कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर की एक स्त्री है जो जब रोती है तो मैं गीत लिख देता हूँ। वाह। तो हम कवि लोग जो हैं, जो संसार के लिए दुख है, बहुत मुंशी प्रेमचंद्र जी का कल मैं एक पढ़ रहा था, तो उनकी एक लाइन आई और वो मेरे मन को छू गई। तो उन्होंने कहा कि जो संसार के लिए दुख है वो हम कवियों के लिए सुख है। क्या बात, बिल्कुल समझ बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी कवि के अंदर, अच्छा कोई कवि कैसे होगा जब तक उसके अंदर करुणा होगी, संवेदनाएं होंगी। जब उसको रोने की ताकत जिसमें होगी वो कवि होगा। और वो रो नहीं सकता, वो रोएगा नहीं, वो लिखेगा। तो मुझे मेरे पुट में से, मुझे मेरे काव्य पाठ में गीत बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जो बातें अपने मित्रों से नहीं कह सकता, जो बातें मैं अपने घर वालों से नहीं कर सकता, वो मैं गीत में कह देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। एक बार मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं एमए कर रहा हूँ और मैं अपनी एक छोटी सी कंपनी भी चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, डिजिटल एक कंपनी है इन्फ्लुएंसर की, पीआर की, ब्रांडिंग की। तो मैं वो कंपनी चलाता हूँ। तो एक बार मैं रात को 2 बजे लौटा और वो मेरा तीसरा दिन था कि मैं रात को 2 बजे कविता पढ़ के लौट रहा था। अच्छा। हाँ, तो मुझसे मेरे पापा ने कहा कि प्रियांशु तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतना अच्छा, तुम्हारी अच्छी कंपनी चल रही है, तुम इस रात रात भर जगते हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। तो मैंने कहा कि नहीं पापा, ये मेरा शौक है और इसको मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मतलब एक कुछ ऐसी बात कही थी जो मेरे मन पे लग गई। तब मैंने एक गीत लिखा। अब यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बात मैं उनसे नहीं कह पाया वो मैं कविता में कह दी। अब आप सुनिएगा। स्वागत। कि जहाँ हुई है बात आपकी, कह देना कल से आऊंगा। जहाँ हुई है बात आपकी, कह देना कल से आऊंगा। रात रात भर कविता, रात रात भर मंचों पर अब ना कविता पढ़ने जाऊंगा। अपनी आप से अभी यहीं से लड़ाई छोड़ रहा हूँ। पापा मैं कल से ही ये कविताई छोड़ रहा हूँ। पापा मैं कल से ही ये कविताई छोड़ रहा हूँ। और हम कवियों के जीवन में होता क्या है, सुनिएगा, बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब इन दिक्कतों को मैंने कविता में बांध दिया है, सुनिए। क्या बात। कि मेरे चक्कर में मम्मी को रात में ना जगना होगा। क्या बात। मेरे चक्कर में मम्मी को रात में ना जगना होगा। सुबह सवेरे मेरे लिए उनको अब ना उठना होगा। ना छोटू को दिक्कत होगी जोर जोर मेरे गाने से। ना छोटू को दिक्कत होगी जोर जोर मेरे गाने से। ना दीदी परेशान रहेंगी किसी के आने जाने से। मीरा सूर के पद यहीं पे, मीरा सूर के पद यहीं पे रुबाई छोड़ रहा हूँ। क्या बात। पापा मैं कल से ही ये कविताई छोड़ रहा हूँ। तो ये बात जो मैं कह नहीं सकता मन से, मतलब मैं मुंह से नहीं बोल सकता, वो मैं कविताओं में कह सकता हूँ। गीत मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं गीत लिखता हूँ। क्या बात है, आपने बताया मैं कविताएं छोड़ रहा हूँ। तो ये जो गीत थी आपकी, जो आपके पापा के एक बात से जो गीत निकला, तो ये गीत पापा तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको सुना दूं ये गीत। तो चलिए, जयघोष ये काम करेगा और जयघोष के माध्यम से आपके पिताजी तक ये गीत पहुंचेगा और फिर मुझे इंतजार रहेगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई। हालांकि मेरा परिवार जितना कविताओं में मुझे सपोर्ट मेरे परिवार से मिला, अभी तो मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। मैंने करीब 18-19 साल की एज में मैं कविताएं लिखना शुरू किया। तो मुझे याद है जब दूर दूर से आगरा से बुलावा आता था, तो सुबेरे ठंडी में 4 बजे मेरे पिताजी मुझे स्टेशन छोड़ने 4 बाग जाते थे और मेरा घर 7 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और अब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो देखिए, एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें एक जाकिर हैं, कवि हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक बात कही कि आपका परिवार आपके, उनको नहीं मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, पर वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो ये चीज है कि वो ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को कोई दुख उठाना पड़े, इस कारण से। परिवार कोई भी हो, वो आपको समर्थ देखना चाहता है कि आप सामर्थ्यवान। हाँ, वो नहीं चाहता कि आपके सपनों में कोई दिक्कत है, लेकिन वो आपको एक सामर्थ्य देखना चाहता है कि आपके पास भी, जैसे दुनिया से आप पीछे ना हो, पीछे ना हो। जी।
तो ऐसा जो सामर्थ्य कवि आज हमारे बीच में बैठा हुआ है, प्रियांशु वात्सल्य, ये प्रियांशु वात्सल्य जब कविताओं की रचना करता है, तो ऐसे कविताओं की रचना करते समय उसके लिए जो हमारे साहित्य में एक व्याकरण की एक कही गई है कि व्याकरण होना चाहिए, और जो नया दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्याकरण छूटती जा रही। हम उस ग्रामर से, हम उन जो उसके एक विशिष्ट जो उसके पार्ट होते थे, अवयव होते थे, वो छूटते जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए वो कितना ज़रूरी होते हैं, या आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई स्त्री है, ठीक है, और वो तैयार हुई है, समझ रहे हैं, तो उसने अपने काजल को अगर अपने होठों पे लगा लिया, ठीक है, और अपने लिपस्टिक को अपने आंखों के नीचे लगा लिया, तो वो अजीब लगेगा। तो हालांकि तैयार तो वो तब भी होगी, बिल्कुल, पर जो एक तैयार होने का तरीका है, अगर जैसे एक सामान्य कोई स्त्री है, वो तैयार हो गई, बिना तैयार हुए, बिना बाल कंघी के चल पड़ी, तो भी वो स्त्री रहेगी, उसकी सुंदरता नहीं खत्म होगी। वो कविता तो अगर छंद बैर मीटर में नहीं रहेगी तो भी वो कविता रहेगी ना, बिल्कुल। लेकिन अगर वो तैयार हो जाएगी, वो आभूषण पहन लेगी और वो अच्छे से श्रृंगार कर लेगी, तो उसकी सुंदरता और लाख गुना बढ़ जाएगी। कविता के साथ वैसे ही है। अगर कविता मीटर में लिखी जाए, अगर कविता छंदबद्ध लिखी जाए, तो उस कविता का आभूषण, अगर कविता में अलंकार होंगे, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। और निश्चित तौर पे मैं चाहता हूँ, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप निभा पाए, लेकिन जहाँ तक आप निभा पाइए, समझ रहे हैं, वहाँ तक निभाइए। और निभाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक कहन होता है, जैसे एक कोई अगर कह, जिसे को मीटर मालूम ही नहीं मीटर क्या होता है, कोई एक लाइन लिख दिया, एक ईर घाट है, दूसरा मीर घाट है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन जब आप छंदबद्ध लिखेंगे, पद्मैत्री आएगी आपकी कविताओं में, अलंकार आएगा, तो वो अच्छा लगेगा, और वो सुनाने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। आपको मेरी कविताएं क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उसमें एक कहन भी है, जो बात कहनी है, और उसमें एक कहने का जो एक मीटर है, मीटर से खारिज भी नहीं हो रहा, और एक सजावट के साथ, एक सलीके के साथ प्रस्तुत है, तो अच्छा लगता है। यही चीज़ें हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी, प्रियांशु, की आपने जो तरीका बताया, ये अपने आप में बहुत अच्छा था, कि एक जो प्रतीक दे करके आपने बात कही। और इस बात के साथ ही साथ मुझे लगातार एक बात और मन में आ रही थी, आप अभी युवा हैं और आप अभी अकेले हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप 1 से 2 होंगे, और जब वो दौर आता है तो उस टाइम पे ये होता है कि भाई लड़का करता क्या है। हाँ। तो अक्सर कई मंचों पर जब जाना होता है, वहाँ पर कुछ कवि पढ़ते भी हैं इस बारे में, कि उनसे पूछा गया कि जब उनकी सामने लड़की के लोग जो आए, जब उनकी दिखाई हुई, तो उसमें पूछा गया भाई लड़का करता क्या है, तो लड़के ने बताया हम कविता करते हैं, हम कवि हैं। तो कभी आपने सोचा कि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? नहीं, देखिए क्या था, ये पहले की जमाने, मैं वही बता रहा हूँ ना कि कविता बहुत समृद्ध हो गई है। अब कविता रबड़ के चप्परों से निकल के ऑडी में घूम रही है। क्या बात? तो मैं भी बताऊंगा, मैं कवि हूँ। और अभी मैं जब भी जैसे मैं ओला से आया था अभी, तो मैं प्राइवेट कैब से आता हूँ, तो वहाँ पे मैं उनको बताता हूँ कि वो मेरे उस पे गूगल पे अकाउंट पे लिखा है कवि प्रियांशु वात्सल्य। तो वो मैं आ रहा था, तो उसने पूछा आप कवि हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसको बड़ा गर्व हुआ कि मैं कवि को लेकर जा रहा हूँ। तो कविता बहुत समृद्ध हो रही है, और ऐसा नहीं है कि कविता, पहले के ज़माने में लगता था आदमी अच्छा कवि हो और क्या करते हो, इसके अलावा आदमी पूछता था ना कि और क्या, इसके कवि तो हो तो ठीक है, और क्या करते हो, लेकिन उसको इतना बता दो कि कवि हो, तो हाँ लगता है कि नहीं यार, कविता तो समृद्ध चीज़ है। क्या बात। हाँ मित्रों, मैंने वात्सल्य से बात सिर्फ एक महज मजाक के तौर पर पूछी थी, और बड़ी ही ईमानदारी से इन्होंने उसका उत्तर दिया, और अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त दिया है। तो इनकी बातों से हम और आगे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। समय पूरी गति से चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर हम उन बातों में यहाँ पर एक इनकी कविता और सुन लें, और उसके बाद अपनी बातों को विराम दें। जी वात्सल्य। मैं आपको अभी एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जिसको मैंने हाल ही फिलहाल में लिखा है। अरे वाह, स्वागत। और जो मैं कहता नहीं हूँ कि पहले अपनी बातों में आदमी को फंसा दो और फिर उसको एक ऐसा मैसेज दे दो, अब मैं वो काम कर रहा हूँ। अब तक मैं आपको सुना रहा था तमाम चीज़ें, लेकिन अब मैं एक कविता विशेष जो जयघोष की पूरी जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, इनको मैं सुना, और आपको भी निश्चित तौर पे कविता अच्छी लगेगी। जरूर, स्वागत। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा था और मैंने सोचा कि आज के 50 साल बाद जब मेरे पास सब कुछ होगा, अभी तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मैं सोचा कि जब मैं अपनी एक एज में पहुंच जाऊंगा, जब मेरे परिवार सपने होते पूरे हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तब मेरे मन में एक भाव उपजा कि आदमी जीवन भर 3 चीजों के पीछे भगता है, 3 काम करता है। पहला ईएमआई भरता रहता है जिंदगी भर, दूसरा वो रिश्ते बनाता है, और तीसरा वो इन सब चकाचौंध में लगा रहता है। लेकिन उसको हासिल क्या होता है? वो जब 50-55 की साल की उम्र में होता है, देखता है कि बच्चे अपने रास्ते पे चले गए, बीवी अपने रास्ते पे जा रही है,
तो उसको लगता है यार मैं यहाँ करने क्या आया था इस संसार करने में। क्या आया था। हालांकि मैं बहुत धार्मिक हो रहा हूँ, लेकिन ये कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ, तो जरूर। उसको लगता है कि यार मैं यहाँ करने क्या आया था। हम्म, तो उसको समझ में आता है कि यार अब तक तो मैं जो कर रहा था वो गलत है, हम्म, अब मैं कुछ और करना चाहिए। तो जो जिंदगी की नाव चला रहा है नाविक माझी ईश्वर उनसे एक बात कहता है। वो बात क्या है, क्या सुनिएगा। बात, स्वागत। कि धीरे धीरे नाव है पहुंची, धीरे धीरे नाव है धीरे धीरे नाव है पहुंची बीच मझधार, रे जोगी धीमी कर रफ्तार। क्या बात। धीरे धीरे नाव है पहुंची, धीरे धीरे नाव है पहुंची बीच मझधार, रे माझी धीमी कर रफ्तार। वाह। बहती जाए नदिया, बहती जाए नदिया छूटे संसार, रे माझी धीमी कर रफ्तार। वाह। बन सुनेगा। स्वागत। कि तेज गति से भाग रही ये जीवन रूपी नैया, आहा। तेज गति से भाग रही ये जीवन रूपी नैया, कैसे पार लगेगा जोगी कौन है इसका खेवैया। क्या बात है, वाह। कैसे पार लगेगा जोगी कौन है इसका खेवैया। मरज बड़ा हो गया अभी तक, मरज बड़ा हो गया अभी तक नहीं मिला उपचार, क्या बात है, रे वाह। जोगी धीमी कर रफ्तार। बड़े जतन मानुष तन पाया बस वैभव में इसे क्या लगाया। बात है, वाह। बड़े जतन मानुष तन पाया बस वैभव में इसे लगाया, रिश्ते नाते सभी बनाए कोई समय पे काम न आए। रिश्ते नाते सभी बनाए कोई समय पे काम न आए। अब सुनिएगा कि रिश्ते नाते सभी बनाए कोई समय पे काम न आए। अब ये बात समझ आई, अब ये बात समझ आई है राम नाम आधार, रे जोगी धीमी कर रफ्तार। अंतिम बात वो कहता है, जो अंतिम बंद इस गीत का और इस गीत के प्राण सुनेगा। स्वागत। कि बात ये सबसे कहता हूँ जोगी ध्यान लगा कर सुन लो। वाह। बात ये सबसे कहता हूँ जोगी ध्यान लगा कर सुन लो। अंतिम सत्य है राम नाम, बस राम नाम में रम लो। उन्हें बना लो भाई मित्र और उन्हें बना लो भाई मित्र और वही है अब परिवार, रे जोगी धीमी कर रफ्तार। बहती जाए नदिया छूटे संसार, रे जोगी धीमी कर रफ्तार। वाह, बहुत सुंदर गीत। और आपने रफ्तार की बात की तो घड़ी जो है वो पूरी रफ्तार से भाग रही है। हालांकि हमारा मन था कि हम आपसे और बात करते, आपकी और रचनाएं सुनते, लेकिन यहाँ पर अब घड़ी का इशारा हो चुका है तो हमें अपनी बातों को विराम देना होगा। लेकिन प्रियांशु, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया और आपकी रचनाओं ने और भी आनंदित किया। हमारे जो भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको निश्चित तौर पर बहुत मजा आया होगा। आगे फिर आपसे कभी और मुलाकात होगी, बातें होंगी, कुछ आपकी रचनाओं का आनंद लेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको बहुत बहुत आभार देते हुए हम यहाँ पर अनुमति लेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का और जय घोष का भी। तो मित्रों, इसी के साथ हम अपनी बातों को यहाँ पर विराम देते हैं। अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही कलम के धनी एक और कलमकार के साथ। तो अब मुझे बस इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय